हेलो 7th क्लास। आज हम आपके हमारा अतीत भाग 2 इतिहास की पुस्तक के चौथे पाठ मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र में जहाँ पर लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विविधताएँ भिन्नताएँ थीं, शासन कर पाना बहुत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्ती यानी जो उनके पहले के लोग थे उनके विपरीत मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और एक वह किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वो उनके पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत हो भी उसके प्रभाव सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की जो ये प्राचीर है, यहाँ पर से झंडा आज भी फहराते हैं और वहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो देखिए मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी और यही स्मृतियाँ मुगलों के जो प्रतियोगी उज़्बेक थे उनसे भी जुड़ी हुई थी। और दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा कर लिया इसलिए, लेकिन तैमूर भी जो था वो उसने बहुत लोगों का नरसंहार किया था। तो ये चित्र दिखा रखा है, इसमें चित्र उसमें उन्होंने सबको दिखा रखा है। तो मध्य में तैमूर है और उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा, और उसके बाद अबू सैद बाबर का दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा और मर्शिद बाबर के पिता। और तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ। उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। हुए तो उसके बहुत बाद, लेकिन वो अपने को उसका वंशज मानते थे, इसलिए उन्होंने उसको अपने उसके साथ एक चित्र में दर्शाया है। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर जो 1526 से 1530 तक उसने यहाँ पर राज्य किया ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो केवल 12 वर्ष का था। और मंगोलों की जो दूसरी शाखा उज़्बेक थी, आक्रमण के कारण उसे अपनी जो पैतृक पिता से जो प्राप्त विरासत में प्राप्त गद्दी थी वो छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। तो तालिका 1 में मुगल सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। तो ये मुगल फौज अभियान पर चली है। तो युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ और आरंभिक 16वीं सदी में बाबर ने इसका प्रयोग किया। और ये चित्र दिखाया 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ और बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। अभी मुगल सम्राट और प्रमुख अभियान और घटनाएं हैं। बाबर 1526 से 1530 तक भारत में उसने राज्य किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजा उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा मुगल नियंत्रण स्थापित किया। फिर हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 दो बार यहाँ पर रहा। अपने पिता के अनुसार वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की जो महत्वाकांक्षाएं थी, सर हुमायूं जो था वहाँ पर कमज़ोर पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। और इस हार से वो ईरान की ओर भागा। ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। 1555 में दिल्ली पर फिर से कब्जा किया, परंतु अगले वर्ष एक इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। फिर बैठा अकबर 1556 से 1605। 13 साल की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। 3 अवधि में उसको विभाजित किया उसके शासनकाल को। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने उसके कर्मचारी स्वतंत्र हो गया। उसने सूर्य और अफगानों और निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना राज्य तथा अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के
विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान में उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। 1579 से 80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल उसको विद्रोह कर दिया। 1585 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में ला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। फिर है जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। उसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। हाशिए पर धकेलना मतलब किनारे हटाना। शाहजहां 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में ला लिया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। सुलह यानी शांति के लिए। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। फिर है औरंगजेब 1658 से 1707। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। अस्थायी मतलब पक्की तौर से नहीं मिली। मतलब मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकोंडा को मुगलों में राज्य में ला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ये 1605 में अकबर का शासन है जो महान सम्राट कहलाया था। पूरा ये देखिए काबुल, आज के अफ़गानिस्तान से लेके पूरा ये यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यहाँ पर ये महाराष्ट्र के हिस्से तक है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत ज्येष्ठ पुत्र जो होता था अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत ज्येष्ठाधिकार में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता है। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में किया जाता था। ये देखिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी और मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तो हम देखते हैं कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी उसके विरुद्ध हो गए। वो जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक उदाहरण थे। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्री की विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और वहाँ उन्हें उनकी जागीरें, जो उनके राज्य था या जो भी उनके गांव वगैरह थे, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से अपनाया गया संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव
बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। देखते हैं कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया और इस अपमान का परिणाम बहुत बुरा हुआ था। शिवाजी एक सत्ता के रूप में उभरे थे। मनसबदार और जागीरदार। जैसे तैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में भी जात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जात की श्रेणियाँ देखिए, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसी संख्या 79 होगी, 79। तो राज्य का खर्चा बढ़ गया होगा। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उनके उन्हें वो सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, दाग लगाते थे, उसमें निशान, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बदले ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आधा हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।